Good morning to all my dear students. We are going to start our new chapter, chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife. Natural vegetation का मीनिंग आप समझते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेशन? वेजिटेशंस के बारे में हम इससे पहले प्रीवियस जो क्लास है उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि वेजिटेशन क्या होता है. ओके, वी आर रिवाइज अबाउट वेजिटेशन. तो वेजिटेशन है प्लांट इन जनरल और द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस. मीन्स कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो उनको वेजिटेशन कहा जाता है. ओके, नाउ वी स्टार्ट. यहाँ पर एक सिंपल सा इंसिडेंट है. सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप. सलीमा जो है वो अपने समर कैंप के लिए बहुत एक्साइटेड है. वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में कैंप अटेंड करने के लिए ही हैड गॉन टू विजिट मनाली. मनाली हिमाचल प्रदेश के अंदर है. वो वहाँ पर अपने क्लासमेट्स के साथ जाती हैं. शी recalled how surprised she was. She see the changes in the landforms. उसने वहाँ जाकर क्या देखा है कि वो अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स उसने देखे. एंड नेचुरल वेजिटेशंस मीन पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जो मिलता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं सारे, वो पर्टिकुलर उन्होंने वहाँ पर देखे हैं. जबकि हो सकता है कोई वो कहीं और से बिलोंगिंग थी, बट उसको हिमाचल जाने का मौका मिला. और उसके बाद में क्या हुआ? द डीप जंगल्स एंड द फुट हिल्स कंस्प्रेसिंग साल एंड द टीक्स स्लोली डिसअपियर्ड. मतलब टीक और साल के जो पेड़ हैं वो उनको, सागवान के जो पेड़ हैं वो वहाँ पर धीरे धीरे दिखना भी बंद हो गए. और कुछ ऐसे जो कॉनिकल प्लांट्स हैं, कॉनिकल जो लीव्स वाले पॉइंटेड लीव्स के जो प्लांट्स हैं वो उनको नज़र आने लगे. शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफेरियस ट्रीज. शी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन द ट्रीज. और उसने देखा कि कुछ जो सुंदर रेड रोज फूल हैं वो उन बड़े बड़े पेड़ों पर खिले हुए उसको नज़र आ रहे थे. इसके बाद फ्रॉम मनाली शी वॉज अ ट्रेवल द रोहतांग पासेज. शी सॉ द लैंड वॉज कवर्ड द शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन द प्लेसेस. और उसने देखा कि पूरा जो वो रोहतांग के उस तरफ बढ़े आगे जाने के लिए, तो रोहतांग के जो रास्ते थे उन्होंने उसमें देखा कि आसपास बहुत छोटी छोटी सी जो घास है वो उगी है, ग्रासेस. एंड मोस्ट ऑफ प्लेसेस जो है वो बर्फ से पूरा कवर्ड है. फ्रॉम शिमलाज ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between the height of the land and character of vegetation with the changes of height. मतलब वहाँ पर ये देखा गया है कि सलीमा ने ये देखा, और इससे ये पता चलता है कि ज़्यादा अगर हाइटेड जगह है वहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होगा वो किस तरीके का होगा. उसके साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे कैरेक्टर वेजिटेशंस के अंदर भी चेंजेस जो हैं वो क्लाइमेट चेंजेस वहाँ पर महसूस किए जाते हैं. जैसे हम अगर लैंड एरिया से अगर ऊपर हाइटेड माउंटेन्स पे जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वहाँ पर, मतलब कोल्ड रीजन में हम पहुँचते चले जाएंगे और वहाँ पर हमको ठंडा महसूस होगा. और इसकी वजह से क्या होता है, वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. और वेजिटेशन हमेशा टेम्परेचर और मॉइस्चर पे मेनली डिपेंड करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप्स एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल. और स्लोप्स पे भी डिपेंड करता है, और थिकनेस, मिट्टी के अंदर थिकनेस कितनी है वो वहाँ के डिपेंड करता है वेजिटेशंस के होने पर भी डिपेंड करता है. लेट्स डू में हम देखेंगे कि नाउ यू टेल वाई सलीमा वर चेंजेस इन द नेचुरल,
कि अब आप क्या बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ में सलीमा ने क्या क्या चेंजेस वहाँ पर देखे नेचुरल वेजिटेशंस के अंदर. क्लाइम्ड हाई एंड द हायर. What types of vegetations did she Himalaya starting with the foothills and going to the higher altitudes. मतलब कि उन्होंने जब देखा उस ऊंचाई की तरफ, वहाँ पे उस जगह देखा, उसने किस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस वहाँ पर होते देखा, किस टाइप की वनस्पति वहाँ पर उन्होंने देखा, किस टाइप के प्लांट जो हैं उन्होंने सलीमा ने वहाँ पर देखे. तो लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस, notice the type of natural vegetation occurring there and try think of factors responsible for growth of the such vegetation in the habitat. मतलब सलीमा जो कि किसी नई जगह पर गई है और वहाँ पर उसने अलग टाइप्स की जो प्लांट्स पाए जाते हैं, वेजिटेशंस पाया जाता है, अगर उन फैक्टर्स के ऊपर हम लोग देखें तो वो फैक्टर्स किस टाइप्स के थे. जैसे कि हमने अभी यहाँ पर टेम्परेचर कि वेजिटेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं. वेजिटेशन के लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर, ये दो फैक्टर्स होते हैं, और थिकनेस ऑफ सॉइल जो है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. नोट डाउन इफ एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस हैज़ द टेकन प्लेस दैट एरिया टर्म द डिफॉरेस्टेशन, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन, कैश क्रॉप एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा. अब मोस्टली फैक्टर्स कौन से होते हैं जिनसे वहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो पाता है. तो जैसे पेड़ कट जाते हैं या फिर जानवर जो होते हैं वो ग्रेज कर जाते हैं, वहाँ पे जानवर चरते हैं, इसलिए भी जो घास उग नहीं पाती है. कुछ जो फसलें होती हैं जिनके कारण भी वापस वहाँ पर दोबारा खेती नहीं की जा सकती है. ठीक है. और हम लिख सकते हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में जो कि मैन मेड एक्टिविटीज़ होती है. द टाइप्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन वेयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेजिटेशंस वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स. नेचुरल vegetation is generally classified of 3 broad categories of follows. मतलब यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं. फॉरेस्ट फर्स्ट इज फॉरेस्ट विच ग्रो टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द प्लेंटी ऑफ द सपोर्ट अ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस ऑफ द फॉरेस्ट आर ग्रोन. मतलब फॉरेस्ट कैसा होता है कि वहाँ पर आराम से हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर बारिश का जो होता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, ये भी बहुत ट्रीज़ के अकॉर्डिंग होता है, डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर्स, और फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होता है. तो फॉरेस्ट के उगने के लिए वहाँ पर सारे फैक्टर्स आसानी से मिल जाते हैं. अब यहाँ पर आता है बी, कौन से, ग्रासलैंड सेकंड. तो ग्रासलैंड में क्या होता है, विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन. यहाँ पर ग्रासलैंड में क्या होता है, मॉडरेट रेन पाई जाती है. मॉडरेट रेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कम मीडियम जो रेनफॉल होता है वहाँ पर मॉडरेट रेन होती है. मतलब ज़्यादा अगर बारिश होगी तो पेड़ पौधे कैसे पैदा हो जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे पेड़ पौधे. लेकिन जहाँ पर मॉडरेट, मध्यम जो रेनफॉल होता है, मिडिल रेनफॉल जो होता है, वहाँ पर ग्रासलैंड ज़्यादा पाए जाते हैं. श्रब्स, सी इज द श्रब्स, थ्रोनी श्रब्स एंड द स्क्रब्स ग्रो इन अ ड्राई रीजन. अधिकतर डेजर्ट एरिया जो होता है वहाँ पर अधिकतर श्रब्स और थ्रोनी श्रब्स जो होती है वो पाई जाती है. ठीक है. तो 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस यहाँ पर देख सकते हैं. फर्स्ट हमने देखा कि फॉरेस्ट, सेकंड इज ग्रासलैंड एंड थर्ड इज श्रब्स. अब यहाँ पर आता है कि सलीमा जो है वो अपने फादर को बता रही है इसके बारे में, और उनके जो फादर हैं वो अलग अलग टाइप्स के वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर जा चुके हैं, और उन्होंने अलग अलग टाइप्स की जो वेजिटेशंस है उनके बारे में भी उनके फादर ने बताया है कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें क्या मिलता है, थ्रोनी बुशेस होती है वो पाई जाती है, हार्डवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं ह्यूमिड रीजन के अंदर. सनीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ द वेजिटेशन विच वन सी मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन. और हिमालय क्या है, यहाँ पर वेजिटेशन जो पाया गया है तो हम देख सकते हैं कि इक्वेटर टू द पोलर रीजन अधिकतर जो
पोलर रीजन की तरफ जो है वहाँ पर हम उनको देख सकते हैं इस टाइप के वेजिटेशन को। द चेंजेस ऑफ द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस, और मोस्टली चेंजेस जो आते हैं वो नेचुरल वेजिटेशंस के अंदर आते हैं, क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो मतलब मेनली बिकॉज चेंजेस ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन। अधिकतर वेजिटेशंस पे किसका असर पड़ता है? क्लाइमेट कंडीशंस का असर पड़ता है। जैसे आप अगर डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि वेजिटेशन ना के बराबर हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे रेनफॉल वाले इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ पर टोटली बहुत फुल्ली वेजिटेशन आपको दिखेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे। तो ये क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, देयर कैरेक्टराइज फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेटिंग हियर, मतलब कि वाइल्ड लाइफ मतलब कि वन्य जीव जो हैं वो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो वन्य पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे। वन्य जीव जो होते हैं वो ज़्यादा आपको मिलेंगे। द ट्रॉपिकल डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील सो इन्यूमरस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स इन द अर्थ, कैन यू टेल वाई? कि यहाँ पर बताए कि ब्राज़ील के अंदर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कि हमेशा जो ग्रीन रहता है, एवरग्रीन किसको कहते हैं? हमेशा ग्रीन रहने वाला। तो ये पृथ्वी पूरी अर्थ के अंदर अर्थ के लंग्स की तरह काम करता है, अर्थ के फेफड़ों की तरह काम करता है, क्योंकि इतना बड़ा जो जंगल है, फॉरेस्ट है, तो वो हमेशा ग्रीन रहता है, जिसकी वजह से उसको अर्थ का लंग्स कहा गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि मैंने पूछा कि विच कंट्री इज़ द लंग्स ऑफ अर्थ, तो आपको लिखना है ब्राज़ील। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिगर्स दीज थिक फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि हमेशा हम ये देख सकते हैं कि एवरग्रीन मतलब कि हमेशा हरे भरे रहने वाले जो पेड़ पौधे जंगल होते हैं, जहाँ पर हमेशा 12 ऑफ मंथ्स ही प्लांट्स ग्रीन रहते हैं, तो वो कहाँ होता है? इक्वेटर इन द क्लोज ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिक्स के आसपास पाए जाने वाला और इक्वेटर के आसपास पाए जाने वाला हॉट रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर अधिकतर हैवी रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो होल ईयर्स के लिए पूरे ईयर ही थ्रू आउट द ईयर हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। एंड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, मतलब कि उनकी लीव्स ऐसी होती हैं, इतना घना जंगल होता है ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो बिल्कुल लैंड एरिया के नीचे तक आती भी नहीं है, इतने घने जंगल होते हैं। उनकी लीव्स इतनी पास पास होती हैं और इतने क्लोजली और थिकनेस होने के कारण सनलाइट एक तो नहीं हो अंदर एंटर नहीं हो पाती है, और हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम इस जंगल के अंदर एंट्री लें तो हमेशा ऐसा लगता है कि ऊपर सनलाइट आ ही नहीं रही है, मतलब पूरा अंधेरे जैसा, हल्का सा उजाले जैसा वहाँ पर लगता है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी एंड द कॉमन हियर, यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो है रोजवुड, अबनूस और द महोगनी, जो प्लांट्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं। नाउ ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट आते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं? ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के अंदर ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये डेसिड्यूस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पर मानसून फॉरेस्ट इनको कहा जाता है कि जब पर्टिकुलर बारिश आती है उस वक्त ही ये ज़्यादा हमको हरे भरे नज़र आते हैं। और सीजनल, दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और उनके अंदर सीजन में ही चेंजेस देखे गए हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और ये क्या करते हैं? ड्राई सीजन के अंदर भी मतलब वाटर को कंजर्व करके रखते हैं सारे पूरे साल हरे भरे रहने के लिए। तो एंड हार्डवुड ट्रीज फाउंड दीज फॉरेस्ट, अधिकतर साल, टीक, नीम और शीशम, जैसे कि हमारा भारत भी है, उनके अंदर भी ये प्लांट्स पाए जाते हैं हार्डवुड ट्रीज।
और हमारे यहाँ पर भी जब मानसून सीज़न होता है तभी ये पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हरे हो जाते हैं, बाकी टाइम में अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं ज़मीन के अंदर। इसके अलावा ये अधिकतर फर्नीचर मेकिंग के लिए ये प्लांट्स अधिकतर इनका जो वुड है वो काम में लिया जाता है। और अधिकतर इन फॉरेस्ट के अंदर टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मंकीज़ कॉमन एनिमल बोले गए हैं, इनमें माने जाते हैं। अब नेक्स्ट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स। ये अधिकतर कोस्टल रीजन्स पाए जाते हैं। दे कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न माइग्रेन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड द साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाने वाले फॉरेस्ट होते हैं ये। दे कंप्रेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एंड द यूकेलिप्टस एक्सेट्रा। मतलब सॉफ्टवुड ट्रीज जो होते हैं, यूकेलिप्टस, जैसे कि आपने हमारे यहाँ पर देखे होंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे जो रोड होते हैं उसके साइड्स में जो लगे होते हैं उनको यूकेलिप्टस प्लांट कहा जाते हैं। और पाइन ट्री और ओक ट्री जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट वुड होती है इसके अंदर। आपने देखा होगा जब हम लोग माचिस को जलाते हैं उसमें जो स्टिक्स होती हैं मैचेस स्टिक की, वो स्टिक्स अधिकतर जो सॉफ्टवुड ट्री होता है उसी से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये वो जो वुड होती है वो यहीं से हमको मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट कैसे होते हैं? As we towards higher the latitude, there are the more temperate deciduous forest. These are found in the northern eastern part of USA, China and New Zealand and the Chile and also find in the coastal region of the Western Europe. यहाँ पे इन कंट्रीज़ में ये टेम्परेट डेसिड्यूस फॉरेस्ट पाया जाता है। दे शेड देयर लीव्स इन अ ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में भी इनका शेड बराबर बना रहता है। The common tree is a oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the common animal यहाँ पर फाउंड होते हैं। Birds like peasants and the monels are the also found in here. मतलब यहाँ पे जो पाए जाने वाले फीजेंट और मोनाल भी यहाँ पर जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन इज अ मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन वेजिटेशन किसको कहा जाता है? यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ माइग्रेन्स द continents that covered by the temperature evergreen and deciduous trees. The west of south and migraines to the margines of the continents are different. कुछ यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स होते हैं जहाँ पर जैसे ईस्ट और नॉर्थ साइड के मतलब किनारों के ऊपर मार्ग्रेन्स मतलब कि किनारे, जो कॉन्टिनेंट्स के किनारे होते हैं, जैसे यहाँ कुछ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया गया है कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके आसपास के जो इलाके हैं, इनके जो किनारे हैं इन देशों के, यहाँ पर पाए जाने की मतलब सदाबहार, क्योंकि ये क्या है, समथिंग कोस्टल रीजन्स है जिनके आसपास समुद्र पाया जाता है और उसके कारण यहाँ के जो वन होते हैं वो अधिकतर सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं वहाँ पर। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड द आउटसाइड ऑफ द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया, इन द USA, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द साउथ वेस्टर्न South America and the South Australia. These regions are the marked or hot dry summers and mid-rainy winters. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are the commonly cultivated. यहाँ पर उगाई जाने वाले जो fruits हैं उसमें ये सारे fruits उगाए जाते हैं because people have the removed vegetation, natural vegetation or other cultivate what they want. मतलब कि वह यहाँ पर जो natural cultivation मतलब जो होता है, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी इच्छा से क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को यहाँ पर बहुत बार हटा देते हैं अपनी इच्छा से खेती करने के लिए।
देयर इजेंट मच वाइल्ड लाइफ हियर, और यहाँ पर क्या है, बहुत टाइप्स की वाइल्ड लाइफ भी हमको नज़र आती है। और यहाँ पर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हियर, और यहाँ पर ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ हमको कम नज़र आती है। यहाँ पर वन्य पशु पक्षी जो जीव हैं वो कम पाए जाते हैं। कहाँ पर? मेडिटेरियन फॉरेस्ट में। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉनिफोरियस फॉरेस्ट। इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री to 70 degrees in northern hemisphere is a the spectacular coniferous forest are found। मतलब कि यहाँ पर कॉनिफोरियस जो फॉरेस्ट होते हैं, अधिकतर हमने देखा है कि जहाँ पर हिल स्टेशन होते हैं, जहाँ पर हिली एरियाज़ होता है, वहाँ पर कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं। यहाँ पर क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर स्पेक्टेकुलर जो शेप्स हैं उसके अंदर, मतलब कि यहाँ पर अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कैसे शेप होते हैं, कॉनिकल जो शेप होता है प्लांट्स का वो यहाँ पर मिलता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द टेंगा, और इसको क्या कहा जाता है? टेंगा कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, और मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? अधिकतर इनको हिमालय में देखा गया है, ऊंचाई के अंदर अधिकतर इन प्लांट्स को देखा गया है। दी आर द टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, और इनको बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टवुड होती है इनमें, और एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, हमेशा सदाबहार वन होते हैं ये भी। द वुड ऑफ दीज ट्रीज वेरी यूजफुल टू मेकिंग पल्प, और इसको पेपर बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। न्यूज़ प्रिंट मैन्युफैक्चर पेपर एंड द न्यूज़ प्रिंट मैच बॉक्स एंड द पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्टवुड, और इस सॉफ्टवुड से ये सारी चीज़ें, पैकिंग के बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती है। चीर पाइन एंड द Kedar are the important variety of the trees. Those forests, silver fox, mink, polar bear are the common animals found here। और यहाँ पर जो common animals, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उसमें सिल्वर फॉक्स है, मिंक है और पोलर बियर जैसे एनिमल्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और ये डू यू नो टेंगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। मतलब टेंगा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो प्योर शुद्ध जो होता है उसका, अनटचेबल मतलब जो किसी को कोई टच ना कर सका हो, ऐसा उसका अर्थ होता है, अनछुआ। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में? तो रशियन लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। और कॉनिफेरियस जो फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हिल स्टेशन में अधिकतर स्नो फॉलिंग होता है, और अगर दूसरे फॉरेस्ट जो प्लांट्स, फॉरेस्टिक प्लांट्स अगर वो होंगे तो वहाँ पर जो स्नो है वो स्लिप्ट होकर नीचे नहीं गिरेगी, इसलिए यहाँ पर अधिकतर कॉनिकल प्लांट्स ही पाए जाते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट में। Now next one is a grassland, tropical grassland. These occur on the either side of the equator of the extend till the tropics, और अधिकतर ये कहाँ पाया गया है? इक्वेटर के आसपास, जहाँ पर एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब हमारी जो ट्रॉपिक्स होती है भूमध्य रेखा और दोनों के आसपास मिलने वाले, जहाँ पर हमने देखा है कि हाईली हीटेड जोन जो होते हैं हमारे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो मिडल एरियाज़ होते हैं उनके आसपास ये वेजिटेशन ज़्यादा पाया जाता है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया मॉडरेट लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर बहुत लो अमाउंट में रेनफॉल होता है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और यहाँ पर घास जो होती है बहुत लंबी लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, 3 से 4 मीटर्स की हाइट में होती है। और सावना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर द एरिया आर ऑफ द टाइप, और यहाँ पर जो ग्रासलैंड है अफ्रीका का, सवाना ग्रासलैंड जो है वो भी इसी तरीके का पाया जाता है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेट और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता है हमको अफ्रीका के अंदर। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, तो कॉमन जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड. These are the found in the mid latitudinal zone and the entire part of the continents. और यहाँ पे टेम्परेट जो ग्रासलैंड होते हैं वो मिड लैटिट्यूड जोन में होता है और इंटायर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अंदर जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड किसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर ये ग्रासलैंड पाया जाता है। और यहाँ पर अधिकतर कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, बेसन, एंटीलॉप्स एंड द कॉमन आर द कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। और अधिकतर ये जो बफेलोज और ये सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पर कॉमनली पाए जाते हैं। थ्रोनी बुशेस, दीज फाउंड इन ड्राई डेजर्ट। थ्रोनी बुशेस तो हमको पता है कि ड्राई रीजन्स में हमको मिलती हैं, जैसे डेजर्ट एरिया होता है उसमें हमको मिलती है ये। माइग्रेन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, द वेजिटेशन कवर द स्केयर केयर here because the scanty rain and the scorching heat identified the desert region in the world map. You can name the great desert of India. क्या आप ग्रेट जो भारत का जो ग्रेट डेजर्ट है उसको बता सकते हैं वो कौन सा डेजर्ट है भारत का, ठीक है। और ऐसे कुछ एनिमल्स के कॉमन एनिमल्स के नेम जो है वो हम आप बता सकते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। यस, भारत में पाए जाने वाला जो डेजर्ट है उसका क्या नेम है ये आपको सर्च करना है। ओके, नेम द सम ऑफ कॉमन एनिमल्स जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, लर्न अर्लियर जो कि हमने पहले पढ़ लिया है उसके बारे में, और आप उसके नेम्स लिखेंगे। इफ़ यू रीच अ पोलार रीजन, अगर आप पोलार रीजन में जाते हैं, पोलार रीजन मीन्स आप ऐसे जगहों पर जाएंगे पोलार रीजन में जहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरी लिमिटेड हियर। और यहाँ पर केवल हमको अधिकतर जहाँ पर भी हम देखें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है, इतना कोल्ड रीजन होता है ये पोलार रीजन कहा जाता है। और जो कि हमने जो पहले प्रीवियस चैप्टर जो है हमारे उनमें हमने देखा है कि जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है, जहाँ पर फ्रिगेट जोन पाया जाता है उसके अंदर पोलार रीजन माना जाता है, जहाँ पर सनराइज़ भी बहुत रेयर कम होता है और वहाँ पर अधिकतर 12 मंथ्स ही पूरा ये कोल्ड रीजन होता है, पूरा फुल्ली एक्सट्रीम कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। पूरे 12 मंथ्स ही यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ओनली मोजेस एंड द लाइन्स आर द वेरी स्मॉल श्रब्स यहाँ पर मिलती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। और यहाँ पर समर का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। दिस इज़ द कॉल्ड द टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। और यहाँ के वेजिटेशन का जो वेजिटेशन का नाम है उसको टुंड्रा वेजिटेशन बोला जाता है। दिस वेजिटेशन आर द फाउंड इन द पोलार एरिया ऑफ यूरोप। और ये यूरोप में पाया जाने वाला पोलार एरिया के अंदर पाया जाने वाला वेजिटेशन होता है। एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका, द एनिमल हैव द थिक फर एंड द थिक स्किन, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। सील, walrus, musk of oxen, Arctic owl, polar bear and the snow foxes are the some of the animals found here. और यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं और इनके ऊपर क्या होता है, थिक स्किन होती है और थिक फर होती है, ठीक है, जिनसे ये एक्सट्रीम कोल्ड से बच सकते हैं। सलीमा फादर द शोड सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। और सलीमा के जो फादर हैं उन्हें कुछ ऐसी घने जो जंगल है उसके कुछ फ़ोटोज़ उन्होंने बताए होते हैं। और सलीमा ने देखा है कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स को साफ कर उस फोटोग्राफी में उन्होंने देखा, ऑब्जर्व दैट द पीपल वेयर द कटिंग ट्रीज आर द क्लियरिंग द फॉरेस्ट हियर। फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड टू देयर लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड द सेटलमेंट। और वो जंगलों को काट कर क्या करना चाहते हैं, वहाँ पर
एग्रीकल्चर में यूज़ करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं उस जगह पर, उसको जंगल को साफ करके, और या फिर रहवासी इलाका बनाना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं. सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट. सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड. और सलीमा को बहुत वंडर्ड होता है कि ये सारा फॉरेस्ट उन्होंने साफ़ कर दिया होता है. देन वर विल द वाइल्ड लाइफ गो. अब मतलब कि ये जंगल साफ़ हो जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, जो जंगली जीव है वो कहाँ जाएंगे. विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन. क्या फॉरेस्ट अपना जो ओरिजिनल शेप है वो पूरा वापस ले पाएंगे. इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज़ लाइक दिस. और जो लोग हैं वो उनको इफ़ पीपल, अगर इसी तरह लोग पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमको आगे जाने के बाद में विल देयर इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन द फ्यूचर. क्या हमको ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वाटर वेपर, मतलब कि जो वाटर वेपर से ही हम देखते हैं कि रेनफॉल होता है हमारे यहाँ पर. लकड़ी कैसे मिल पाएगी हमको, फ्रूट्स कैसे मिल पाएंगे, ये सारी चीज़ें हमको फ्यूचर में भी मिल पाएगी. ये बहुत सोचने वाली बात है. डू यू एग्री विथ सलीमा. अब हम सभी सलीमा से एग्री हैं. होल्ड द डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स. और आप अपने फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये सोचने वाली बात है कि अगर जंगल ख़त्म होते चले जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी नष्ट हो जाएगी. डिप्लेशन ऑफ diversified flora and the fauna suggests some measures to conserve them. और हम फ्लोरा और फना, मतलब फ्लोरा का मतलब यहाँ पर प्लांट से है, फना का मतलब यहाँ पर एनिमल से है. सजेस्ट द मेजर्स टू कंजर्व दैम. और हम इनको बचाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं वो आप दीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप ज़रूर इस चैप्टर से रिलेट होकर सोचिएगा ज़रूर कि आप कैसे इनको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनको बचा सकते हैं, प्लांट्स को और इन सब चीज़ों को. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय टू ऑल.